मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में अखिलेश यादव को ललकारा है। हालांकि उन्होंने सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन यह साफ कर दिया कि आजमगढ़ अब अपनी पहचान बदल चुका है। भले ही बीजेपी के विधायक सांसद यहां से जीतते नहीं रहे हों, लेकिन योगी सरकार ने यहां विकास को कभी रुकने नहीं दिया। इस पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार करके कहा है कि आजमगढ़ के जो लोग हैं वो हमेशा समाजवादी रहेंगे। योगी सरकार को अखिलेश के अधूरे काम पूरे करने चाहिए। 2024 के लिए बीजेपी मिशन 80 के लिए भी कमर कस चुकी है। ऐसे में आजमगढ़ सीट बीजेपी के लिए कितनी अहम है, इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आजमगढ़ में सीएम योगी का अखिलेश पर निशाना। एसपी का पलटवार, समाजवादी कभी नहीं बदले। आजमगढ़ के अंदर भले ही हमारे सांसद में जीते हो, हमने लोकसभा चुनाव में भी आजमगढ़ की भी और लालगंज की भी सीट हम लोग हारे थे, लेकिन हमने आजमगढ़ के विकास का पुत नहीं होने दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी आजमगढ़ में आकर के 2018 में उसका शिलान्यास किया था। मैं इतना कहूंगा मुख्यमंत्री जी से कि आजमगढ़ के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी के समय के किए हुए कामों को पूरा करके दें। ये बातें बहुत कही गई चुनाव में, बहुत सारे कारणों से चुनाव हमें जरूर हराया गया, लेकिन आजमगढ़ के लोग समाजवादी हैं, समाजवादी ही रहेंगे। उपचुनाव में जीत एसपी का गढ़, बीजेपी और मजबूत। आजमगढ़ को आतंकगढ़ का पर्याय बनाने का काम पिछली सपा बसपा की सरकारों ने किया, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद हमने आजमगढ़ का स्वरूप बदलने का काम किया है और इसीलिए आज आजमगढ़ ने भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम किया। सरकार जिसकी होती है उसकी जिम्मेवारी होती है योगी जी कि पूरे प्रदेश का बगैर किसी भेदभाव के विकास करना। छोटे मन से कभी बड़ी बातें नहीं हो सकती, बड़े काम नहीं हो सकते, बड़ी सरकारें नहीं चल सकती। मिशन 80 पर बीजेपी 2024 में फिर जीत। आजमगढ़ में लगातार बीजेपी का बढ़ता जनाधार। भोलेनाथ के बहुत सारे श्रद्धालु लोग हैं। क्या दूध जो चढ़ाया जाएगा वो जीएसटी वाला दूध नहीं होगा, टैक्स नहीं लग रहा होगा? अभी जन्माष्टमी आने वाली है, दूध दही पे टैक्स है कि नहीं है? क्या सरकार के पास कोई जवाब है इसका? महंगाई, बेरोजगारी, इन सवालों का जवाब है आपके पास? आप बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे एक बारिश में ढह गया, अभी तो बारिश नहीं हुई। आप बताओ किसान को सूखे की क्या मदद कर रहे हो? धान खरीदा जाएगा, क्या तैयारी है आपकी? क्या धान खरीद की तैयारी सरकार करेगी? पहले तो नहीं खरीदा धान। तो आपने सभी नेताओं की वार पलटवार मुख्य बातों को गौर से सुना, तो चर्चा आज इसी पर करेंगे कि क्या आजमगढ़ भाजपा के लिए एक ऐसा मॉडल बन गया है जिसको आगे रख के वो अपने मिशन 80 को साधेंगे 2024 के लिए। चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सभी 30 सेकंड में अपनी बात सबसे पहले रखेंगे। राजेश चौधरी प्रवक्ता भाजपा हमारे साथ हैं, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेपी सिंह अर्कवंशी हैं सुभाषपा के प्रवक्ता, दीपक मिश्रा पीएसपीएल प्रवक्ता हमारे साथ हैं और मलूक नागर प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले 30 सेकंड में आप लोग अपने ओपनिंग रिमार्क्स रखेंगे। सबसे पहले राजेश चौधरी, यही सवाल आपसे कि आजमगढ़ की जीत और उसके बाद जिस तरह मुख्यमंत्री योगी ने वहां के लिए करोड़ों की सौगात दी है, एक तरह से उसे रिटर्न गिफ्ट कहा जा रहा है कि उपचुनाव जीते, उसके बाद आपका फोकस आजमगढ़ पर है, काम करके दिखाना है ताकि यही मॉडल आप 2024 में लेकर के उतरे, क्योंकि आपका मिशन 80 है जो कि इतना आसान भी नहीं है। 30 सेकंड राजेश चौधरी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी विकास के नाम पर कोई भेदभाव किसी क्षेत्र के साथ नहीं करती है। जैसे पहले सपा में होता था 3 जिलों को बिजली मिल रही है, बाकी उत्तर प्रदेश बर्बादी के हालात में था, और आप उसको रिटर्न गिफ्ट कहें या जो भी उसको नाम देना चाहें, हमें जिम्मेदारी दी आजमगढ़ की जनता ने। और
राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट को जीत करके हमारा जो व्यक्ति दिनेश यादव जी आए, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है और हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हम उस क्षेत्र का विकास करें और वहां विकास के नए कीर्तिमान बनाए जो बर्बाद समाजवादी। ठीक है राजेश चौधरी जी, आपका साफ कहना है कि हर सीट, हर व्यक्ति आपके लिए जरूरी है, विकास में आप जाति धर्म नहीं देखते। अनुराग भदौरिया जी 30 सेकंड आपके पास, और आपसे यही जानना चाहेंगे कि अब आजमगढ़ को ऐसा लग रहा है 2024 के लिए एक मॉडल बनाने पर तुली है भाजपा, जिसे लेकर 2024 में उसे अपना मिशन 80 पूरा करना है। 30 सेकंड। देखिए, समाजवादी का काम ही है कि समाजवादी का काम बोलता है। हम लोग विकास की राजनीति करने वाले लोग हैं। आजमगढ़ में भी मेडिकल कॉलेज से लेके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके समाजवादी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत की राजनीति करती है, वहां जाके सिर्फ नफरत की बात करती है और आजमगढ़ के लोगों का, पूर्वांचल के लोगों का अपमान करती है, ये कह के कि यहाँ पे क्रिमिनल रहते हैं, यहाँ पे ये रहते हैं। भाई क्रिमिनल रहते हैं मतलब क्या होता है भाई? उत्तर प्रदेश के अंदर में हर जिला हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हर जिले में हमारी सम्मानित जनता रहती है। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता रहती है और किसी को क्रिमिनल करना नहीं करना ये कोर्ट का काम होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार विकास की राजनीति ना करके, ठीक है 30 सेकंड पूरे। अनुराग जी, चर्चा के लिए आपके पास लौटेंगे विस्तार से, लेकिन फिलहाल अब वक्त है जेपी सिंह अर्कवंशी जो कि प्रवक्ता है सुभासपा के। 30 सेकंड आपके ओपनिंग रिमार्क्स। हो गए 5.5 साल का लंबा वक्त गुजर गया आजमगढ़ तक कोई योजनाएं पहुंचने में। इसी के आसपास हमारा बनारस है, गोरखपुर है, दोनों जगहों पे वीआईपी सीट हैं, दोनों ही जगहों पे पहले से कई योजनाएं चालू हो गई थी। लेकिन पिछले 5.5 साल में जब तक कि भाजपा ने उपचुनाव नहीं जीता, अभी तक कोई योजना उन्होंने धरातल पे आजमगढ़ के लिए उतारी ही नहीं थी। जी ठीक है, आपने अपनी बात को समय से पहले ही पूरा कर लिया। दीपक मिश्रा जी, अब सवाल आपसे यही कि भाजपा का मिशन 24 और आजमगढ़ जो सपा का गढ़ कहा जाता था, वहां पर भाजपा ने न सिर्फ हराया बल्कि साथ ही साथ काम पर भी लग गई है। 2024 के लिए यही मॉडल काम करेगा क्या मिशन 80 में? दीपक मिश्रा 30 सेकंड। देखिए आस्था जी, आजमगढ़ का जो विकास है वह विषमतापूर्ण है। आज तो तुलसी जी की जयंती है, उन्होंने रामराज की परिकल्पना में कहा था कि राम प्रताप विषमता खोई। तो जो वहाँ पे क्षेत्रीय विषमता है उसे दूर करें और सरकार विकास के प्रति यह न देखे कौन किसका गढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो उत्तर प्रदेश का गोशा कोना कोना उनका है। मुख्यमंत्री किसी दल का थोड़ा ही होता है। मुख्यमंत्री तो हमारा मुख्यमंत्री है, भारतीय गणराज्य का प्रधानमंत्री भारतीय गणराज्य का प्रधानमंत्री है। वो तो चुनाव में भले वो भाजपा का हो जाए, सपा का हो जाए, कांग्रेस का हो जाए, विषमता में किसी भी प्रकार का, विकास में किसी भी प्रकार का विषमता दीपक जी घातक है और इसे दूर करना चाहिए। ठीक है, 30 सेकंड पूरे। मलूक नागर जी बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता है, 30 सेकंड में बताइए कि आजमगढ़ में जो 10 विधानसभा सीटें हैं, कभी बसपा ने भी कुछ सीटें वहां की जीती थी, लेकिन लोकसभा उपचुनाव में जिस तरह से जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया, वहां से जिताया भाजपा को, 2024 के लिए भाजपा अब उसे आगे रखकर चलेगी और यह उदाहरण बनेगा। 30 सेकंड। आस्था जी, मैं प्रवक्ता नहीं, सांसद के नाते यहाँ पे हूँ और 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के लोगों को ये लग गया है कि जितना समर्थन सपा और गठबंधन को मिला इससे ज्यादा कभी मिल नहीं सकता। 13% हमारा इंटैक्ट रहा, वो पूरा वोट हमारे तरफ आया है और आजमगढ़ के चुनाव में हमने ये सिद्ध भी करा है। तो आने वाला समय पूरा तरीके से हमारा मजबूत रहेगा और मुख्यमंत्री को पूरे प्रदेश की सभी जिले, सभी लोकसभाओं में एक ही जैसा ध्यान देना चाहिए। ठीक है मलूक जी, बिजनौर लोकसभा 30 सेकंड पूरे जैसे, और अब हम विस्तार से चर्चा की शुरुआत करेंगे। मलूक जी 30 सेकंड पूरे, विस्तार से बात रखने का मौका मिलेगा क्योंकि अब हम डिबेट को ओपन कर रहे हैं और शुरुआत अनुराग भदौरिया आपसे करते हैं। भाजपा ने साफ कहा कि आपने भी सरकार चलाई, आजमगढ़ से लगातार आप चुनकर आते रहे, लेकिन आपने उसे आतंक का गढ़ बना दिया। अब देखिए हम किस तरह काम कर रहे हैं, बिना भेदभाव के करोड़ों की सौगातें दी हैं और 2024 में यह उदाहरण बनेगा, जनता के सामने जाएगा और वो सीटें जो आज तक भाजपा नहीं जीत पाई, चाहे वो मैनपुरी हो, इटावा हो, बहुजन समाज पार्टी की सीटें हो, अब उन पर नजर। देखिए ये जनता के लिए कुछ नहीं करेंगे और ना इनका कुछ होने वाला है। ये सिर्फ बातें करते हैं, मार्केटिंग में बहुत अच्छे हैं,
इन्होंने, अब आजमगढ़ की बात करते हैं, मैं तो आजमगढ़ के साथ पूरे पूर्वांचल की बात करता हूँ। समाजवादी पार्टियों का जब जौनपुर हो, आजमगढ़ हो, ये सब जगह, चाहे गाजीपुर हो, मेडिकल कॉलेज किसने दिए? समाजवादियों की सरकार में हुआ, जिससे लोग कोविड काल में अपने लोगों का इलाज करा पाए। वहाँ पे 4 लाइन से हर डिस्ट्रिक्ट को किसने जोड़ा? पूर्वांचल के समाजवादी पार्टी सरकार ने। लेकिन उस पर तो वोट मांग लिया अनुराग जी आपने। सुन तो लीजिए, अरे वोट की, फिर आप वोट पे आ गए, मुझे बोलने दीजिए। वोट देखिए, यहाँ अंग्रेजों का भी राज देश के अंदर में, तो अंग्रेज अच्छे थे ऐसा कुछ नहीं होता। हार जीत से आप देखो, जीतने के बाद जनता को भूलने की भारतीय जनता पार्टी की आदत है। आजमगढ़ में फैक्ट्री किसने, शुगर फैक्ट्री शुरू करवाई? समाजवादी पार्टी सरकार ने। समाजवादी पार्टी वो है जो विकास की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति वो है जो सिर्फ नफरत की बात करेंगे, जहां जाएंगे नफरत की बात करेंगे। अपना विकास मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक मॉडल तैयार करे ना। हमारे यहाँ एक मॉडल है, कौन सा मॉडल पता है आपको? आप सैफई चले जाइए, एक गांव का मॉडल बनाया गया कि गांव ऐसा होना चाहिए। मैं गारंटी करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, 5 साल तो क्या और 5 साल ले लें। अच्छा ठीक है, इसका जवाब राजेश चौधरी से ले लेते हैं। राजेश चौधरी बताइए। ठीक है, आपने अपना भी एक मॉडल आगे रख दिया। आपने बताया कि आजमगढ़ में सपा ने कौन कौन से काम किए, हालांकि इस पर आप वोट मांग चुके हैं, लेकिन फिर भी राजेश चौधरी जी, आपने सपा की बातें सुनी और आज अखिलेश यादव ने भी यही कहा कि थोड़े से अंतर से जीत जाने से कुछ नहीं होता, जरूरी नहीं है नतीजा 2024 में भी वही आए जो उपचुनाव में आया। राजेश चौधरी, विकास का मॉडल नहीं, वो परिवार का मॉडल है। किस तरह से परिवार का विकास हो, कैसे परिवार की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां खड़ी हो, ये चिंता समाजवादी पार्टी करती है। अब अखिलेश यादव जी आजमगढ़ की सीट को खाली करके गए तो धर्मेंद्र यादव जी को भेज दिया। मान लो समाजवादी पार्टी के वहां से प्रत्याशी जीता रहा है, ये मानता हूं मैं, क्या कोई और कार्यकर्ता नहीं था? एक ही परिवार है, ये समाजवाद परिवारवादी समाजवाद है। मैं पूछना चाहता हूं। और दूसरी बात सैफई की कह रहे थे अनुराग जी, केवल मुलायम सिंह जी ने जिस गांव में जन्म लिया वही मिला आपको डेवलप करने के लिए। पूर्वांचल में कोई गांव नहीं मिला आपको, काशी क्षेत्र में कोई गांव नहीं मिला आपको, कोई पश्चिम क्षेत्र में गांव नहीं मिला। बुंदेलखंड बूंद बूंद पानी को तरसता रहा आपके राज्य में, तो बुंदेलखंड का कोई गांव डेवलप करके दिखाते। ये तो सब केवल परिवार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में पार्टी काम कर रही है, उसको जनता लगातार नकार रही है। आजमगढ़ में नकार दिया, रामपुर में नकार दिया, और इससे पहले 2022, 2021, 2019, 2017 एक करके बोलिए, ऐसे मत झगड़िए आपस में। योजनाओं में जहाँ पे सुन तो लीजिए, जहाँ पे स्कूल भी बना, इलेक्ट्रिफिकेशन भी हुआ, लाइटें भी लगी, पक्की रोडें बनी, कितने गांव में करवाया बताइए ना। आप डाटा लेके आए कि नहीं आए? ठीक है, आप दोनों ठीक है, शांत हो जाइए। अनुराग भदौरिया और भी गेस्ट है हमारे बीच में, आपस में मत झगड़िए। जो सवाल पूछा है मूल सवाल पर रहिए, मूल सवाल का जवाब भी दीजिए, तर्कों में मूल सवाल का जवाब भी दीजिए जो पूछा गया है। शांत हो जाइए राजेश चौधरी, अनुराग भदौरिया, आप दोनों शांत हो जाइए। और भी मेहमान है, ठीक है, वापस आएंगे आपके पास, उनको भी जोड़ते हैं। दीपक मिश्रा शांत हो जाइए। राजेश चौधरी जी शांत हो, दीपक मिश्रा की आवाज जाएगी। ये सब चुनाव में बोल चुके हैं सब चुनाव में। दीपक मिश्रा जी, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में एक बात कही कि मुख्यमंत्री पूरे सूबे का होता है, वो सब जगह जाता है, भाजपा, सपा, कांग्रेस, प्रसपा, ये सब चुनाव से पहले की बातें हैं। जब लोग चुनाव लड़ते हैं, वोट मांगते हैं, उसके बाद वो सबका होता है। क्या ये माना जाए कि आप भाजपा की छत्रछाया में चलने को तैयार है? क्योंकि सवाल मेरा आजमगढ़ को लेकर था, आजमगढ़ को जो मॉडल बनाना चाहती है भाजपा, उसको लेकर था। नहीं, अगर मुख्यमंत्री सार्थक सोच के साथ समाजवाद को जी रहे हैं, राष्ट्रवाद को सख्त कर रहे हैं, तो समर्थन। लेकिन जहां जहां उनकी सरकार द्वारा गलत काम होगा उसको भी तो हम आईना दिखाएंगे। क्या शिवपाल सिंह जी ने यह कहते हुए कि आदित्यनाथ जी ईमानदार हैं, यह कहते हुए पूरे सरकार पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया था, सदन में लगाया था? तो एक सशक्त प्रतिपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे। लेकिन आस्था जी, आज एक बड़ी बात हो गई। बार बार जब आजमगढ़ की चर्चा आती है तो राहुल सांकीत्यायन के आजमगढ़, अल्लामा शिबलियो के आजमगढ़, अयोध्या सिंह उपाध्याय के आजमगढ़, कैफी आजमी के आजमगढ़, महामना कुबेर मिश्र के आजमगढ़, इतने बड़े बड़े विद्वानों के आजमगढ़ को आतंकियों का आजमगढ़ क्यों कहा जाता है? यह एक पीड़ा पूरे आजमगढ़ की है, जिसे और उस वक्त जिसकी सरकार थी, जिस पर यह सवाल उठाया जाता है, आपने उसी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, आपने उसी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। आजमगढ़ महामनाओं का जिला है। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, 22 देशों का अनुभव तो मैं बता रहा हूं, वहां आजमगढ़ के लोग अपने कलम और अपने श्रम से वहां भारतीय मेधावी, ठीक है, ये महापुरुषों की भूमि है। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कही है, भाजपा की तरफ से कही जा रही है, और लगभग थोड़े से शब्दों को फेरबदल करके आपके भी
अभी वही बात रख रहे हैं, तो क्या भविष्य का कोई संकेत इसमें छिपा है? विस्तार से जानेंगे, लेकिन मलूक नागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं। मलूक नागर जी, 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें कहा गया कि आपने एंट्री बहुत देर से ली, जितने बड़े आपने दावे किए थे कि आप को दिखाया नहीं जा रहा, आपके बारे में बात नहीं की जा रही, लेकिन बीएसपी का वोटर साइलेंट वोटर है, तो उस तरह से रिजल्ट्स नहीं आए। अब 2024 के लिए आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि बीजेपी मिशन 80 पे काम कर रही है, उसमें वो सीटें भी शामिल है जो परंपरागत तौर पे कभी सपा के पास रहती थी, और बसपा की भी उसमें सीटें हैं। क्या करिएगा 2024 में? देखिए, पहले तो 2022 से शुरू करते हैं। वो कोरोना के कार्यकाल के समय में पाबंदियां थीं और ये अपनी यात्राएं निकालते रहे, और जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हुए उस दिन जो है वो रैलियों पे पाबंदी कर दी, यात्राओं पे पाबंदी कर दी। तो इसका नुकसान हमें हुआ है, लेकिन तो ये हमारा पाबंदी तो सबके लिए थी ना मलूक जी? वोट इंटैक्ट रहा है। पाबंदियां तो सबके लिए थी। इलेक्शन कमीशन की ये जो गाइडलाइंस थी वो तो हर दल के लिए थी ना, और दलों के साथ सहमति बनाकर ही लागू किया गया था, और किसी दल ने इसका विरोध भी नहीं किया। मलूक जी, आस्था जी, वो पहले अपनी यात्राएं निकालते रहे, और जिस दिन चुनाव डिक्लेयर करा, अगर हम होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे तो उससे अगले दिन चुनाव की रैलियों पे पाबंदी लगा दी गई। तो मतलब आप मान रहे ना आप लेट हो गए? 2024 पे आते हैं, आप मान रहे ना लेट हो गए? जनवरी में लगे, मेरा जहां तक सही मैं समझ पा रही, जनवरी में लगी थी, हम गाइडलाइन जनवरी में आई थी, आप लेट हो गए ना? आस्था जी इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी की परंपरा रही है रैलियां जब चुनाव डिक्लेयर होता है जब होती हैं। और अच्छा, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि यही परंपरागत तरीके, चुनाव लड़ने के यही तरीके 2024 में भी अपनाए जाएंगे? बहुत कुछ बदलेगा। आज तो राजनीति करने का तरीका ही बदल चुका है, चुनाव लड़ने के सारे टूल्स बदल चुके हैं, टेक्नोलॉजी आ चुकी है। 2024 में आते हैं। 2000 आप प्लीज मुझे बोलने दो। जी, आपके पास आवाज देर से पहुंचे, बोलिए। 30 सेकंड बात रखिए। पहले 5 में रहता हूं हमेशा। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि 2024 में जो विपक्ष के खास करके जो लोग हैं उत्तर प्रदेश में, वो ये जान चुके हैं कि सपा और गठबंधन को इससे ज्यादा कभी सपोर्ट नहीं करा जा सकता, और जितनी वोट वहां गई हैं 13% के साथ मिल जाएंगे तो बसपा बहुत बड़ी मात्रा में आ जाएगी। तो 2024 में बहुत बढ़िया हमारी परफॉर्मेंस रहेगी, और 80 की 80 सीटें, कभी इनका सपना पूरा नहीं हो सकता। और जहां तक आजमगढ़ की बात है, माननीय मुख्यमंत्री और सारी सरकार को, प्रदेश को सबके मुख्यमंत्री हैं, और दोनों उप मुख्यमंत्री, सारे मंत्री पूरे प्रदेश के हैं, और सारी लोकसभा, सारे जनपदों को एक जैसा देखना चाहिए। और जहां से मैं सांसद हूं बिजनौर लोकसभा, वहां के बारे में भी अच्छा सोचना चाहिए, और जिस तरह और जगह का विकास हो रहा है वहां का विकास भी उतना ही होना चाहिए। ठीक है। मेरा सवाल आपसे यह था कि आजमगढ़ में जिस तरह भाजपा ने जीत दर्ज की है, जमीन पर काम अभी से शुरू हो चुका है, और जनता तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश है कि देखिए हम बिल्कुल भेदभाव नहीं करते, सीट चाहे जिसकी भी पूर्व में रही हो अब हमारी है, तो हम जनता के लिए उसी नजरिए से काम करते हैं। पर आप कह रहे हैं कि 2024 में बसपा जो है वो कोई बहुत बड़ा नतीजा लाने जा रही है, बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। अनुराग जी, आपके गले उतरती है ये बात कि उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा की सीटें होंगी 2024 में, वहां मुकाबला सपा बीजेपी के बीच में होगा या बीएसपी कहीं होगी? देखिए, समाजवादी पार्टी इस बात की चिंता नहीं करती है कि उसके सामने कौन चुनाव लड़ रहा है। समाजवादी इस बात की चिंता करती है कि कैसे हम समाज में जो जनता है उसको सामाजिक न्याय दिलाएं, कैसे उसको पैरों पे खड़े करवाएं, कैसे उसको सम्मान मिले, कैसे वो अपनी 2 वक्त की रोटी अच्छी तरह से सम्मान पूर्वक उसको मिल पाए, कैसे हम उनके प्रोग्रेस की बात करें। तो हम समाजवादी लोग जनता के लिए काम करते हैं, और ये सच है कि आने वाले चुनाव में जब 2024 में चुनाव होगा तो आप देखना समाजवादी पार्टी की सीटें आप देखना गिनते रह जाएंगे, गिनती कम पड़ जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी जो लंबी लंबी बातें करनी, जिस तरह से आजमगढ़ को, पूर्वांचल को बदनाम करने की बात करती है, जिस तरह से वहां के लोगों को, लोगों के अंदर में किस तरह का अपमानित करने का काम करती है कि यहाँ पे आतंकी रहते हैं, पूर्वांचल में आतंकी रहते हैं। पूर्वांचल क्या उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है? पूर्वांचल के लोगों को आप आतंकी बताएंगे? पूर्वांचल में क्या आतंकी? मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार। राजेश चौधरी से इसका जवाब लेते हैं। आतंकी बता देते हो, मतलब जो राजेश चौधरी जी से जवाब लेते हैं। सपा की तरफ से आरोप लगा है कि आपने पूर्वांचल के लोगों को कभी किन्नर कह के बुलाया, कभी आतंकी कहकर बुलाया, आपने उनको अपमानित किया। पूर्वांचल के लोगों वोट के माध्यम से। अब आप सुन लीजिए जवाब सुन लीजिए राजेश चौधरी जी। वोट के माध्यम से करारा। ठीक है, मलूक जी मैं लौटूंगी। के प्रवक्ता, करारा जवाब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अब फिलहाल जवाब ले लीजिए। नहीं पता होगा, करारे जवाब से पहले ये वाला जवाब ले लीजिए। बोला है
अब ये इनकी बात पूरी हो गई तो बोलूं मैं? बोलिए बोलिए, उसके बाद मलूक नगर। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को तो ये नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। पिछली बार वो जब बोल रहे थे, बोलते बोलते कह गए तो इससे बढ़िया शासन तो अंग्रेजों का था। मुझे इनकी बुद्धि पर तरस आती है, माफी मांगनी चाहिए इनको देश के सामने। ये कह रहे हैं अंग्रेजों का शासन अच्छा था। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अंग्रेजों का शासन अच्छा बता रहे हैं। हमने कब कहा कि पूर्वांचल में आतंकवादी रहते हैं? आप ही लोग कहते हो भाई, आप ही आतंकवादियों के घर जाकर के बिरयानी खाने का काम करते हो। हमने थोड़ा ना कहा था क्या आप आतंकवादी हो। आप ही तो कहते हो कि बलात्कार करते हैं, कोई बात नहीं है, बच्चों पे गलतियां हो जाती हैं। हम समझाने गए थे क्या आपको पता ही नहीं है। आप जनता का माइंड सेट नहीं समझ पाते। आपकी कोई योजना नहीं है, रचना नहीं, केवल लूट करना जानते हैं आप लोग। दूसरा कोई नहीं। एक बार आपका मौका लग गया 2012 में, जैसे तैसे करके मुलायम सिंह जी ने मेहनत की, आप सत्ता में आ गए। आप 5 साल तक बर्बाद करके छोड़ गए उत्तर प्रदेश को। क्या हालत उत्तर प्रदेश की करती थी? बाहर के लोग यूपी में आना पसंद नहीं करते थे। ये बर्बादी आप उत्तर प्रदेश की जनता नहीं चाहती मित्र। आप अपनी नीतियों पे विचार करिए और अंग्रेजों के शासन को मत अच्छा बताइए। माफी मांगिए देश से, अंग्रेजों का शासन अच्छा नहीं था। अच्छा ठीक है, अंग्रेजों का जिक्र आ गया है, मैं सवाल पूछ लेती हूँ। शांत होइए पहले आप दोनों, आप दोनों शांत होइए। अनुराग भदौरिया और राजेश चौधरी, आप दोनों शांत होइए। अंग्रेजों का जिक्र आ ही गया है, सपा बीजेपी दोनों ने अंग्रेजों का जिक्र कर ही दिया है। तो देखिए, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 15 अगस्त भी निकट है, इस बार 75वीं वर्षगांठ है। 75 वर्ष हो चुके हैं भारत को आजाद हुए, और हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। राजेश चौधरी जी, आप लोग उसको प्रमोट करने पर लगे हुए हैं, अपील कर रहे हैं कि सभी लोग अपने घरों के बाहर तिरंगा लगाएं, सोशल मीडिया पर प्रोफाइल्स में, डीपीज में तिरंगा लगाएं। सपा भी झंडे बनवा रही है जबरदस्त तरीके से, वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और सपा का ये कहना है कि राष्ट्रवाद जो है वो किसी एक पार्टी के लिए थोड़ी है, देश तो सबका है, आजादी की लड़ाई सबने मिलकर लड़ी थी। तो झंडा अभियान में सपा भी उतर आई है अब आपके साथ। देखिए, समाजवादी पार्टी झंडा अभियान में उतर आई तो अच्छा है। तिरंगा झंडा लहराने का काम कर रहे हैं। हर घर पे हर भारतीय को तो तिरंगा लहराना ही चाहिए, इसमें कौन बड़ी बात है। हमको दिक्कत तब होती है जब पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। जो पाकिस्तान का नेता भाषा बोल रहा होता है उसी को समाजवादी पार्टी के लोग बोलना शुरू करते हैं, तब हमको परेशानी होती है। हमें किसी के राष्ट्रवाद पर कोई शक नहीं आई है ना। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, पूरे देश से आह्वान किया है। प्रधानमंत्री पूरे देश के, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है केवल, वो सबके प्रधानमंत्री हैं। आपने उनकी बात को माना, इसके लिए हम आपको साधुवाद देंगे। तो आइए, तिरंगा अभियान चलाना बहुत अच्छी बात है। एक एक करके बात रखिए, ऐसे किसी की बात क्लियर नहीं होगी। एक एक करके बात रखिए, ऐसे किसी की बात क्लियर नहीं होगी। हाँ जी, तिरंगा ही लहराएगा और लहराना भी चाहिए। इनको ज्यादा शान है देश की। 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। अपमान करने वाले लोग जो तिरंगा को 52 साल तक इन्होंने अपने आरएसएस हेडक्वार्टर पर नहीं फहराया, इन्होंने 1948 में तिरंगे का विरोध किया था। आज वो तिरंगे की बात कर रहे हैं। वो लोग जो तिरंगा जिन्होंने कभी तिरंगा को अपनाया नहीं था आरएसएस। अच्छा, मुझे ये बताइए अनुराग जी, एक मिनट, ये बताइए मुझे, आप लोग भी इस तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आजादी है, स्वतंत्रता हमारी 75वीं वर्षगांठ है, तो अब झंडे आप लोग भी सिलवा रहे हैं। आप सब सपाइयों के नेताओं के घर में बाहर भी ये झंडे होंगे, आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर भी ये दिखेगा तिरंगा। आपको शायद पता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी की नकल की। हम लोग तो 2 महीने से कह रहे हैं कि इस बार हम 9 से लेकर लगातार इस बार तिरंगा हर घर में, समाजवादी लोग तिरंगा यात्रा निकालेंगे, तिरंगा यात्रा होगी। अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है समाजवादी तिरंगा यात्रा निकाल रही तो हम भी जल्दी जल्दी निकालें। इनको होड़ लगी है। और उसमें भी देखो इन्होंने क्या किया पार्लियामेंट के अंदर में। पार्लियामेंट में होता क्या है, पार्लियामेंट के स्पीकर को बोलना चाहिए था सदन में खड़े होके कि आइए सब जितने सांसद हैं, जिस दल के भी हों, आइए सब लोग मिलके हम लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं। तो इन्होंने क्या किया, चुपके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद चले गए तिरंगा यात्रा निकाले। फिर क्या कह रहे हैं, अरे अपोजिशन वाले आए नहीं। अरे आपने सदन में कब बुलाया? यादव जी ने अपनी डीपी पे जवाब दीजिए राजेश चौधरी, उसके बाद दीपक मिश्रा भी हमारे साथ हैं, जवाब दीजिए। अरे ओम बिरला जी खड़े होकर बोल देते। अरे मैं अनुराग जी को पूछना चाहता हूँ। ठीक है अनुराग जी, अब जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। राजेश चौधरी, उन्होंने अपनी डीपी पे तिरंगा लगाया क्या? कहा ये जा रहा है कि ऑपोजिशन को इनवाइट ही नहीं किया गया। तिरंगा अखिलेश यादव जी ने लगाया, आपने लगाया, कौन कौन समाजवादी पार्टी के ऐसे नेता हैं जिन्होंने तिरंगा लगा लिया? सवाल पूछा, बताइए ना। केवल झूठा ढोंग करना, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री लीड कर रहे हैं, पूरी दुनिया को लीड कर रहे हैं, इसलिए आप फिर भी हम तो स्वागत कर रहे हैं। तिरंगा लगाना तो अच्छी बात है। चलिए शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब अंग्रेजों का जिक्र चला था तो मैंने तिरंगे पर सवाल पूछ लिया, लेकिन आजमगढ़ पे लौटाते हैं क्योंकि अंग्रेजों का जिक्र हुआ। आजादी करीब है हमारी, 15 अगस्त हमारी
75वीं वर्षगांठ है, तो उससे जुड़ा मैंने सवाल पूछ लिया, लेकिन डिबेट हमारी आजमगढ़ पे। एक बार फिर से वहीं पर लौटते हैं। अब हमारे साथ जेपी सिंह अर्कवंशी हैं, प्रवक्ता सुभाषपा के। जेपी सिंह जी बताइए, 2024 की जंग सुभाषपा के लिए तो कहा जाता है कि पूर्वांचल की ही पार्टी है। आप लोग एक तरीके से यहां पर मानते हैं कि आपका वोट बैंक है, आपका संगठन है, या आपके बगैर कोई पार्टी पूर्वांचल में चुनाव नहीं जीत सकती। यही दावा सपा के साथ जाकर किया था आपने। 2024 के लिए क्या प्लान है आपका? बिल्कुल, मैं बता दूं कि लोकसभा उपचुनाव में जो जीत हुई है, तो हमेशा से ही उपचुनावों में सत्ताधारी दल की ही जीत होती आई है। ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि लोग कोई सा भी उपचुनाव हो वहां पे विपक्ष जीता हो। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, आजमगढ़ ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में राजवंश समुदाय 18 से 22% के बीच में है। और अभी भी जब विधानसभा चुनाव हुए तो इसी आजमगढ़ की 10 में से 10 सीटें हमने सपा को जितवा के दी थी। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि 2024 में क्या बड़ा घटित होने वाला है। दूसरी चीज मैं बता दूं, ऐसे 4 और 5 जिले हैं, आजमगढ़, मऊ, बलिया, अंबेडकर नगर, जहां पर बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था, एक भी सीट नहीं आई थी। तो हमारे साथ के बिना तो कोई भी पार्टी जीत और हार की कल्पना नहीं कर सकती है, क्योंकि जीत हार होगी तो वो हमारे साथ ही जाकर होगी। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर मुख्यमंत्री जी राजवंश समुदाय को, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया अपना कि 2 महीने के अंदर, 11 मार्च 2022 को उन्होंने वर्डिक्ट दिया कि 2 महीने के अंदर राजवंश समुदाय को ओबीसी से हटाकर एसटी में शामिल करें। अगर मुख्यमंत्री जी इस पर कोई कदम उठाते हैं तो हम उनकी वाहवाही करेंगे। ठीक है, ठीक है। आपने अपनी मंशा साफ कर दी कि पूर्वांचल की जिन सीटों पर आपका प्रभाव है, बिना आपके कोई दूसरी पार्टी वहां नहीं जीत सकती। मतलब अभी तक ये तय नहीं है कि आप किसके साथ जाएंगे। हमारा 26 सीटों पर प्रभाव है पूर्वांचल की। ठीक है, ठीक है, मैं बता देता हूं 26। ठीक है, ठीक है जेपी सिंह जी, हम लौटेंगे। दीपक मिश्रा डिस्कनेक्ट हो गए थे, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक मिश्र जी बताइए, सुभाषपा ने तो ये कह दिया है कि भाई बेसिकली उन्होंने अभी सबके लिए अपने दरवाजे ओपन रखे हैं। बातें वो जरूर कर रहे हैं कि यदि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, उनकी बात अभी कहीं बनी नहीं है। प्रसपा के क्या विचार हैं? आप मुख्यमंत्री की, उनके कदमों की, उनके कामों की लगातार तारीफ कर रहे हैं। आजमगढ़, रामपुर का चुनाव भाजपा जीत चुकी है। अब उसकी नजर है कि 80 की 80 सीटें जीत ली जाएं। उसमें बहुत सी ऐसी सीटें हैं जो आप लोगों की परंपरागत तौर पर रही हैं, क्या कीजिएगा? अब देखिए, राजनीति में संभावनाओं के पट कभी बंद नहीं होते। यह बात कानपुर में हमारे नेता शिवपाल सिंह जी ने कही। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के लोक जनमानस में उनका प्रभाव स्पष्ट है, सर्वविदित है। ये किसी से छुपा नहीं, इसको बार बार कह के अवमूलित करने का कोई अर्थ नहीं है। एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूँगा, जब बात आई डीपी की, तो आप देखिए, चाहे आदरणीय शिवपाल सिंह जी का हो, चाहे हमारा हो, हम सब की डीपी किसी न किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को माल्यार्पण करते हुए, उनकी प्रतिमा की सफाई करते हुए या तिरंगे के साथ है। हर घर तिरंगा क्यों, हर जन तिरंगा क्यों नहीं, हर मन तिरंगा क्यों नहीं? और 1942 की लड़ाई के महानायक थे लोहिया और जयप्रकाश, जिनको बार बार प्रधानमंत्री जी ने भी जिनकी चर्चाएं की हैं, सार्वजनिक रूप से उनकी प्रशंसा की है। तो हर वर्ग ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। और आज़ादी की लड़ाई का जो स्वप्न रहा है, जो अशफाकुल्ला खान कहा करते थे, उरूज़े कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा, चखाएंगे मजा गुलशन के गुलची को, बाहर आ जाएगी उस दिन जब अपना बागवां होगा। आज अपना बागवां है, लेकिन हिंदुस्तान प्रति व्यक्ति आय में 149 देशों से पीछे है, समग्र विकास में 129 देशों से पीछे है। अरबपतियों के मामले में हम भले ही नंबर 4 पर हैं, जर्मनी, चीन और अमेरिका के बाद। इसे सिर्फ विकास नहीं कह सकते। मैं फिर कह रहा हूं, राम प्रताप विषमता खोई, विषमता बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आप भी अपने पत्ते अभी पूरी तरह नहीं खोलना चाहते, क्योंकि 2024 में अभी वक्त है। लेकिन मलूक नागर जी, ये बताइए कि बसपा का गेम अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले सुभाषपा ने भी, ओपी राजभर ने नाम लिया था बसपा का, बहन जी की तारीफ की थी, और समाजवादी पार्टी के साथ भी आप गठबंधन कर चुके हैं, अकेले भी चुनाव लड़के 2022 में देख चुके हैं। तो अब 2024 के लिए क्या किसी गठबंधन में जाएगी बीएसपी, या अकेले लड़के खेल बिगाड़ेगी? क्योंकि 24 में भी माना जा रहा है मुकाबला बाइपोलर ही होगा, भाजपा और सपा के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए, 2022 का जो चुनाव हुआ, उसमें जो सबसे ज्यादा वोटिंग हो सकती थी, दोबारा कह रहा हूं, वो गठबंधन में करी जो विपक्ष के लोग थे। और उसमें ये क्लियर हो गया उनको कि सपा गठबंधन कभी नहीं जीत सकता, और 13% बसपा का वोट अगर मिल जाए तो बीजेपी को टक्कर दी जा सकती है। और इसका रिजल्ट
आजमगढ़ के चुनाव में देखने को मिला। आप भूल जाते हैं, हम बिल्कुल बराबरी पर खड़े थे, भाजपा के भी और सपा के भी आजमगढ़ में। अभी तिरंगे की बात थोड़ी सी आई, उस पर मैं जरूर कहना चाहूँगा। 2004 जनवरी में जब भाजपा और उसके अलायंस की एनडीए की सरकार थी, तो माननीय सांसद जो हमारे ये कांग्रेस के थे नवीन जिंदल साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जीत करके ये घर घर झंडा लगाने का माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लिया था। मेरी समझ नहीं आता, कांग्रेस ने आजादी के समय से लेकर के अब तक चीजें इतिहास रहा है, और उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट से जीत करके चुनाव ये झंडा लगवाने की बात कही। नहीं, मैं खत्म कर रहा हूं बस प्लीज। वो उन्होंने क्यों बीजेपी के हाथ में दे दिया? जहां तक हमारी बात है, देश हमारा सबसे पहले है और झंडा तिरंगा हमारी शान है, हमारी जान है। हम तिरंगे को सलाम करते हैं, नमन करते हैं, और तिरंगे के बारे में जो पॉलिटिक्स हो रही है ये बिल्कुल गलत हो रही है। पूरे देश और पूरे विश्व में हमारी छवि खराब हो रही है। ये टेलीविजनों पे ऐसी बहस हो रही है कि इस देश में कोई तिरंगा लगाने वाले भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते। इस पे बहस नहीं होनी चाहिए। हर आदमी को तिरंगा लगाना चाहिए, हर किसी को इसको झुक करके प्रणाम करना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए। बिल्कुल, तो हर घर तिरंगा अभियान में बीएसपी साथ है, मतलब यहाँ के सभी नेता कार्यकर्ता भी इसको ऐसे ही प्रमोट करेंगे, जनता को कहेंगे कि वो तिरंगा लगाएं। मलूक नागर जी, बसपा साथ है, मतलब मान लिया जाए। मेरे हिसाब से ये पूछने की बात ही नहीं है, एकदम पूछने की बात नहीं है। जो साथ नहीं है उससे पूछना चाहिए क्यों साथ नहीं है। किसी माननीय सांसद जी ने अपना स्टेटमेंट दिया था, उनको टेलीविजन पे बैठा के पूछना चाहिए, उनके पार्टी के लोगों से पूछना चाहिए। उन्हीं के पार्टी के लोगों से पूछ लेते हैं, और उनके पार्टी के मुखिया अनुराग भदौरिया जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जुड़े हुए उन्हीं से पूछ लेते हैं। बताइए अनुराग जी, सपा से जुड़े हुए कई नेता या सांसद वो क्यों उसका विरोध कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई कानून तो है नहीं, इससे राष्ट्रवाद प्रूव होता है क्या, या हम देशद्रोही हो जाएंगे? मुझे लगता है आप ही विरोध कर रही हैं और तो कोई नहीं। मैं विरोध नहीं कर रही हूँ। अभी आपने मलूक नागर को सुना। अरे सुन लीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। 9 तारीख से लेके आपने आज से नहीं 2 महीने से लगातार बोला जा रहा है कि 9 तारीख से लेके लगातार समाजवादी तिरंगा पद यात्रा निकालेगी, तिरंगा यात्रा निकालेगी। और आप इसको बोलने में आप हमारे साथ आप भी बोलिए और आप लोग भी आइए, उसमें शामिल होइए। आपको भी आह्वान करते हैं आस्था जी, आप भी आइए तिरंगा लेके, समाजवादी तिरंगा रैली में आप भी शामिल होइए। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज का राजनीतिकरण करना चाहती है। उससे राष्ट्र से मतलब नहीं है, राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। वो उस पर राजनीति कैसे खोज ले। हम बार बार बात कर रहे हैं कि आप पूर्वांचल के लोगों को अपमानित क्यों कर रहे हैं? आप क्यों पूर्वांचल लोगों का बार बार ये बोल के कि आतंकी है और पूर्वांचल के लोग ऐसे हैं वैसे? क्यों भाई? पूर्वांचल के लोग हमारे अपने उत्तर प्रदेश के, हमारा खून है वो। आप उनका अपमान करते हो तो आप पूरे उत्तर प्रदेश का अपमान करते हो। ठीक है। हर उत्तर प्रदेश का आपने अपनी बात पूरी कर ली, क्योंकि इस विषय पर जो डिबेट चल रही है उसका अंतिम पड़ाव मैं चाहूंगी जाते जाते राजेश चौधरी अपनी बात पूरी कर जाए 20 सेकंड में, क्योंकि उसके बाद एक बड़ी खबर हमें मिल रही है, ब्रेकिंग न्यूज। राजेश चौधरी जी, कैसे मुकम्मल होगा ये मिशन 80? बड़े बड़े दावे सपा के भी और बसपा के भी। देखिए, जनता का मन बना हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश विकास कर रहा है, योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है, हर गांव हर गली में काम हो रहा है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मोदी जी एक बार फिर प्रधानमंत्री देश के बने और भारत का नाम दुनिया के अंदर जिस तरह से आज ऊंचा हो रहा है वो लगातार होता रहे। और 80 की 80 सीटें हम जीत करके दिखाएंगे। 0 आएगी। अनुराग मित्र हमारे बैठे हुए हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि 0 आएगा, 80 की 80 सीटें हम जीत के दिखाएंगे। 2024 में यूपी की सारी सीटें भाजपा जीतेगी, ये बड़ा दावा भाजपा करती नजर आ रही है। आप सभी पैनलिस्ट हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि फिलहाल महाबहस में जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे उसको विराम देते हुए एक बड़ी खबर हम लेने जा रहे हैं। और ब्रेकिंग न्यूज हमें कानपुर से मिल रही है। ये बड़ी खबर कानपुर से है। द वीक मैगजीन के खिलाफ शिकायत हुई है। धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा है। भगवान शिव की आपत्तिजनक तस्वीर द वीक मैगजीन ने लगाई थी। 24 जुलाई को द वीक ने यह पिक्चर छापी थी। कानपुर कोतवाली में अब मैगजीन के खिलाफ तहरीर पहुंची है। इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। भगवान शिव की आपत्तिजनक तस्वीर का इस्तेमाल द वीक मैगजीन में किया गया था और उसी पर ही आपत्ति जताते हुए अब कानपुर में एक तहरीर दी गई है। शिकायत की गई है पुलिस थाने में जाकर कि इस मैगजीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मां काली के बाद अब भगवान शिव के अपमान की बात सामने आ रही है, जिससे एक बड़ा वर्ग बेहद नाराज है। और इस वक्त स्क्रीन पर आप जो पिक्चर देख रहे हैं वो द वीक मैगजीन का कवर पेज है। उसी पर ही भगवान शिव की एक तस्वीर छापी गई थी और उसको जिस अंदाज में दिखाया और छापा गया है उस पर ऐतराज जताया है एक बड़े वर्ग ने।
जुलाई 2022 के द वीक के अंक में, जो कि केरल से छपने वाली मलयालम मनोरमा पब्लिकेशन के द्वारा पत्रिका छपती है, माँ काली के बारे में विशेषांक निकाला गया है, जिसमें 62 और 63 पन्ने पर माँ काली के बारे में एक लेख है। लेकिन उसमें अत्यंत आपत्तिजनक बात यह है कि उस लेख के साथ जो चित्र संपादक के द्वारा छापा गया है, उसमें माता काली नग्न पड़े हुए भूत भावन शंकर के ऊपर पैर रखे हैं, जो कि घोर आपत्तिजनक है, हिंदुओं के लिए अपमानजनक है, हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। प्रशासन से यह मांग है कि मुकदमा दर्ज करके कड़ी कार्रवाई इस पत्रिका के खिलाफ की जाए। मैं देश के सेंसर बोर्ड, जो पत्रिकाएं छापने वाले ऐसे संस्थान हैं जो उनके ऊपर नजर रखते हैं, उनसे भी यह मांग करूंगा कि इस पत्रिका की पूरी जांच की जाए और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। 24 जुलाई को द वीक ने ये तस्वीर छापी थी और उसके बाद अब इस पर बवाल खड़ा हो गया है। एक बड़े वर्ग की भावनाएं आहत होने की बात सामने आ रही है और हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। राजेश चौधरी जी, इसकी शिकायत कानपुर के एक थाने में पहुंची है और आरोप ये कि पहले देवी काली का अपमान किया जाता है, उनकी जिस तरह से एक फिल्म में एक तस्वीर के माध्यम से पोर्ट्रेयल सामने आती है, उसके बाद अब भगवान शिव और देवी काली को एक बार फिर से बहुत ही गलत तरीके से चित्रित किया गया है। भावनाएं आहत हुई हैं, सख्त कार्रवाई होगी क्या? देखिए, ये घोर आपत्तिजनक है, घोर पीड़ादायी है और ये हिंदू समाज को अपमानित करने वाला काम है। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और कार्रवाई होनी ही चाहिए। किसी की भावनाओं पर इस तरह से उनको भावनाओं को चोट पहुंचाना, संविधान में कहीं कोई इसकी प्रावधान नहीं है। जो आज़ादी दूसरे पक्ष के लोगों के अपने धर्म की रक्षा के लिए, वो हिंदुओं को भी है। द वीक पत्रकार ने जो किया है वो घोर निंदनीय है, बहुत बड़ा अपराध है। इसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। बिल्कुल, तो आप आश्वस्त कर रहे हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी और ऐसे लोगों तक संदेश जरूर जाएगा कि एक बड़े वर्ग की धार्मिक भावनाओं का अपमान नहीं किया जा सकता। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, क्रिएटिव राइट्स या फिर फ्रीडम के नाम पर आप इस तरह का पोर्ट्रेल नहीं कर सकते किसी के आराध्य के लिए। जेपी सिंह जुड़े हुए हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता। जेपी सिंह जी, बताइए, बड़ा आसान है यहाँ पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना? आप तो दलित, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों की बात करते हैं, लेकिन है तो ये सब उसी धर्म के अनुयायी ना, सबका ईश्वर एक है। जी, मेरी पार्टी बिल्कुल साफ सीधा मानती है, किसी भी धर्म के प्रतीकों के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और किसी भी धर्म के देवी देवताओं का जो मजाक उड़ाए या उनको गलत तरीके से प्रस्तुत करे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई दुविधा की बात ही नहीं है। लेकिन आप अगर एक ही वर्ग को, एक ही व्यक्ति को या एक ही संस्था को टारगेट करेंगे तो ये गलत होता है। तो साफ सीधा ये मेरा कहना है। मैगजीन हो, फिल्में हो या कोई भी अखबार हो या कोई भी मुद्रित चीज हो जो इस तरह की धार्मिक भावनाएं भड़काती हैं या धार्मिक भावनाओं में घी डालने का काम करती हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, मेरी भी सरकार से मांग है कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन अगर आप किसी जी एक मिनट जी, मैं यही कह रहा था, अगर आप किसी मुद्दे को लेके चल रहे हैं और आपका मुद्दा आपके पक्ष में है तो कार्रवाई की जा रही है, तो ये बिल्कुल अनुचित होता है। और इस वक्त एसटी हसन साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। एसटी हसन साहब, सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? भगवान शिव और देवी काली को जिस तरह अपमानजनक तरीके से एक मैगजीन ने चित्रित किया, सजा होनी चाहिए? क्या सियासी मत इसको लेकर एक है कि इस तरह धार्मिक भावनाओं को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए? देखिए, यकीनी तौर पे किसी भी धार्मिक भावनाओं को, और जो पेशवा हैं हर मजहब के, उनकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई ऐसा काम करता है कि किसी मजहब के धार्मिक पेशवा की बेइज्जती कर रहा है, उसके ऊपर टिप्पणी कर रहा है, फोटो छाप रहा है, और उसके बाद जो रिएक्शन होते हैं कि लोग सड़कों पर निकल आए, मार तो करें, जेल चले जाएं, और हद तो ये हो जाए कि लोगों के कत्ल हो जाए, तो ऐसे लोगों को भी उन्हीं धाराओं में बंद करना चाहिए जो अपराध दूसरे लोगों ने आवेश में आके करें। अब एसटी हसन साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको नहीं लग रहा कि बीते कुछ वक्त में खास तौर पर हिंदू देवी देवताओं के प्रति इस तरह का क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर चलन बढ़ा है, चाहे वो फिल्में हो, मैगजीन हो, क्योंकि यहाँ तो किसी को डर नहीं है सर तन से जुदा। जिसको दिल चाहे देवी काली को सिगरेट पीते दिखाए, जिसको दिल चाहे शंकर भगवान और देवी काली का कैसा भी चित्र पोस्ट करे। देखिए,
ये हमें ये एहसास हो रहा है पिछले 1 साल से कि कोई अदृश्य शक्ति है जो हमारे देश के अंदर अस्थिरता पैदा करना चाहती है। हम सब धार्मिक लोग हैं, हिंदू हो मुसलमान हो, एक दूसरे के धर्म का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन उसमें लोग डेंट करते हैं और हालात बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। चाहे आपने सर तन से जुदा की बात कह दी, लेकिन आपको ये भी ध्यान होगा कि एक लेडी की वजह से तमाम दुनिया में हमारी बेइज्जती हुई और उस लेडी का भी बचाव किया गया, आज तक वो जेल नहीं गई। तो हम कहीं ना कहीं, हमारा तंत्र जिम्मेदार है, हमारी सरकारें जिम्मेदार हैं। उस शक्ति को देखें जो देश को कमजोर करना चाहती है, हिंदुस्तान की 2 बड़ी आबादियों के बीच में तनाव पैदा करना चाहती है, या हिंदुस्तान की बड़ी आबादी जो सबसे बड़ी आबादी है उनकी दिलाजारी जो लोग कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। ठीक है, आपने इस बात का जिक्र किया कि कोई शक्ति है जो 2 वर्गों को बांटने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल जिस खबर का हम जिक्र कर रहे हैं, मैंने सवाल किया कि इसका चलन बहुत बढ़ा है। आपको लगता है कि कलेक्टिव रूप से, चाहे कोई किसी भी धर्म जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो, एक ईश निंदा कानून और उसके तहत एक मुकम्मल सजा, इस देश में ऐसा कोई कानून बनना चाहिए? वो वक्त आ गया है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। ये कानून बनना चाहिए। किसी की भी धार्मिक भावनाओं को नुकसान या उसको चोट पहुंचाने की किसी को इजाजत नहीं है। हम सब धार्मिक लोग हैं हमारे देश में और हम अपनी आस्थाओं से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे का हमें सम्मान करना चाहिए और कोई भी इस तरह की हरकत करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक, बातचीत के लिए शुक्रिया एसटी हसन साहब। तो समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन साहब हमारे साथ जुड़े थे और उनका यही कहना था कि किसी भी धर्म से जुड़ी हुई भावना क्यों ना हो, यदि इस तरह से किसी को चित्रित किया जाएगा तो वो गलत है और देश में भी एक ऐसे कानून की जरूरत है जिसके तहत ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जा सके। अमित गंजू कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, विस्तार से बताइए ये क्या मामला है और क्या अभी तहरीर दी गई है या इस पर कोई एफआईआर भी दर्ज हुई है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर अपने तरीके का ये दूसरा मामला अब तक संज्ञान में आया। अगर पहले मामले की बात की जाए तो उसमें इस तरह के चित्र नहीं थे। अगर बात किया 2003 के 17 सितंबर में एक मामला आया था बादशाही नाका थाने में, जिसमें अधिवक्ताओं द्वारा इस तरह की एक प्रार्थना पत्र दिया था और उसके बाद पुलिस ने जब नहीं लिखा तो वो न्यायालय की शरण में गए। तो न्यायालय में बाद में उसमें मुकदमा भी लिखा गया था और उन पर सजा भी हुई थी। मगर लगभग 2003 से लेकर अब तक की बात करें तो पहला मामला, इसमें प्रकाश शर्मा द्वारा ये प्रार्थना पत्र दिया गया था। तो हिंदूवादी नेता भी हैं, बजरंग दल के वरिष्ठ नेता रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश स्तर के एक नेता रहे हैं। उन्होंने इसकी तहरीर जब ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस आनंद प्रकाश तिवारी को दी, उसमें पूरा वर्णन किया है कि जिस प्रकार से ये भावनाओं को आहत करने का मामला है, इसको गंभीरता से देखा जाए और इस पे अभियोग पंजीकृत हो, जिसकी गंभीरता ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस आनंद प्रकाश तिवारी ने समझी और कोतवाली कानपुर के प्रभारी निरीक्षक के लिए उसमें आवश्यक कार्रवाई और अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश दिए हैं। अभी मुकदमा नहीं लिखा है क्योंकि जिस प्रकार से इसमें एसपीओ की एक पूरी राय होती है, क्योंकि मारपीट की अगर बात की जाए, चोट की बात करें 323, 504, 506, 325 ऐसी तमाम आईपीसी की धाराएं जो आमतौर पर लगती है, मगर क्योंकि ये भावनाओं से जुड़ा मामला है, धर्म से जुड़ा मामला है, इनमें ये एक हीनियस क्राइम के उसमें आता है। इसमें बाकायदा इसके लिए एक धाराएं होती हैं क्योंकि 7 साल से इसमें ऊपर की सजा है। इसलिए एसपीओ की विधिक राय लेने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि 9 साढ़े 9 तक ये मुकदमा लिख जाएगा। निश्चित तौर पर प्रकाश शर्मा से हमारी बात, उन्होंने साफ कहा कि ये जिस प्रकार से दर्शाया गया है, बिल्कुल जिस प्रकार से दर्शाया गया है और जो शिकायत करता है प्रकाश शर्मा, उनका कहना है कि ये दबाव लगातार वो बनाए रखेंगे, इसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी कि मुकदमा पंजीकृत हो और ये कार्रवाई हो। दीपक मिश्रा प्रसपा प्रवक्ता हमारे साथ है और मलूक नागर जी बहुजन समाज पार्टी के सांसद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक मिश्रा जी बताइए, क्या हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करना इतना आसान है? किसी के दिल में कोई डर खौफ नहीं है, जब दिल चाहे जैसा चित्रण कर दिया, क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी छाप दिया? देखिए, हिंदुत्व जो है वह बुनियादी तौर पे वसुधैव कुटुंबकम भवतु सब मंगलम जैसी अवधारणाओं से विकसित है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वरम जैसी हम बात करते हैं। समावेशी चरित्र हमारा सदियों से रहा है और सदियों तक रहेगा। जहाँ तक ये प्रकरण की बात है, हम आपके माध्यम से महापंजीयक समाचार पत्रों से ये मांग करते हैं कि इनकी पत्रिका पे का जो RNI नंबर है उस पर पुनर्विचार करें और केरल के गवर्नर
मेरे व्यक्तिगत रूप से हम लोग से अच्छे संबंध हैं। हम लोग ट्यूनीशिया में साथ में एक शिविर में थे सोसिस काउंसिल के, तो उन जो गीता पे भी उतनी ही पकड़ है जितनी कुरान पर है, उनसे सार्वजनिक रूप से मैं मांग करता हूं, हमारी पार्टी मांग करती है कि मामले में हस्तक्षेप करें, सार्थक और सकारात्मक हस्तक्षेप करें और इस पे उचित कार्रवाई करावें। ऐसे कैसे चलेगा? भोलेनाथ का जो चित्रण किया गया है, आप देखिए, बनारसी काका बनारसी ने जो किया वो मुसलमान ही तो थे, इतने बड़े कवि, मृग छालाधारी कहा है। तो भगवान भोलेनाथ की जो तस्वीर इसमें रेखांकित की गई है वह पूरी तरीके से मानसिक विकलांगता को रेखांकित करती है। मैं तस्वीर देख रहा हूं, न हाथ में उनके बेहद त्रिशूल है, न अफसोस डमरू है, न नाग बेहद है। अपमानजनक है और और इससे निंदनीय बड़े है। वर्ग की भावनाएं आहत होती हैं। मलूक नागर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? माना कि वासुदेव कुटुंबकम की बात होती है, माना कि शांति की बात होती है, सबको समाहित करने की बात होती है, लेकिन ऐसा अपमान बार बार, वो भी अपने ईश्वर के लिए, और वो भी उस धर्म के लिए जहां सर तन से जुदा करने जैसी कोई सोच ही नहीं है, इतना आसान हो गया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी जाति और किसी भी धर्म के देवी देवताओं या उनके जो दूसरे तरीके से लोग मानते हैं, कोई भी अगर उनके बारे में गलत टिप्पणी करे, गलत पिक्चर छापे, बहुत उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और उनके खिलाफ संबंधित एजेंसियों से मांग करते हैं कठोर कार्रवाई की जाए। और एक आपका चैनल जो बिल्कुल पूरे वर्ल्ड में और पूरे देश में, और आपका ये उत्तराखंड और यूपी में बहुत ही ज्यादा लोगों में पॉपुलर है, इनके सामने एक बात कहना चाहता हूं, अगर किसी भी मुस्लिम समुदाय के पैगंबरों या देवी देवताओं के बारे में कुछ कहें तो हम हिंदुओं को आगे आके उसका विरोध करना चाहिए। और हिंदुओं के देवी देवताओं के बारे में अगर कोई ऐसी घटना घटे, जो कोई स्टेटमेंट दे या कोई मूर्ति छपे, तो मुस्लिम समाज के लोगों को आकर आगे उनके बारे में उनकी फेवर की बात कहना चाहिए, जिससे हमारे देश में शांति हो और जो हमारे देश की संस्कृति है, विविधताओं में एकता, उसका खूबसूरत नजारा, खूबसूरत खुशबू पूरे संसार में फैले। ठीक है, ऐसी चलिए, बात कहना चाहता हूं। जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो आप लोग जिस सुर में एक साथ इसका विरोध करते हैं, उम्मीद है कि आने वाले समय में ये सियासी सुर इसी तरह एक रहेगा और कम से कम कोई कानून देश में आएगा जिसमें कोई भेदभाव ना हो और ईश निंदा करने वाले पर कठोर कार्रवाई हो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं वाराणसी, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। काशी विश्वनाथ के दर पर सीएम योगी आज वाराणसी पधारे, यहां जरूरी काम निपटाया और उसके बाद उनका काशी विश्वनाथ में पूजा का कार्यक्रम पहले से तय था और इस वक्त वो पहुंचे हुए हैं काशी विश्वनाथ, जहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। जब भी वाराणसी आते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए जरूर पहुंचते हैं और उनके साथ सांसद रवि किशन भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो नजर आ रहे हैं। आजमगढ़ को आज उन्होंने बड़ी सौगातें दी हैं पूर्वांचल के लिए। राज्य सरकार जो है वो करोड़ों की योजनाओं पर काम कर रही है, उसको एक अलग छवि देने की कोशिश है। 2024 की तैयारियों से सबको जोड़कर देखा जा रहा है। और जब वाराणसी पहुंचे तो यहां पर प्रशासनिक कामकाज और बैठकों को निपटाने के बाद वो अब काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं और इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहां पर अभिषेक किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उसके बाद अब आरती कर रहे हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18।